पृथ्वीराज चौहान, known for heroism in battles and resistance against invaders। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा भी कहते हैं। इनका जन्म 1166 CE में गुजरात में हुआ था और इनके माता पिता थे राजा सोमेश्वरा और रानी कर्पूर देवी। मेडिवल बायोग्राफीज के हिसाब से पृथ्वीराज वेल एजुकेटेड थे। पृथ्वीराज विजया के हिसाब से उन्हें 6 अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी और पृथ्वीराज रसो, जो कि एक पोएम है पृथ्वीराज चौहान की लाइफ पे बेस्ड, उसके हिसाब से उन्हें 6 नहीं बल्कि 14 लैंग्वेजेस आती थी। रसो क्लेम करता है कि पृथ्वीराज काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, मिलिट्री, पेंटिंग, फिलोसॉफी और इवन थियोलॉजी में भी माहिर थे। मगर रसो और विजया दोनों ही टेक्स्ट स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि ही वॉज अ मास्टर ऑफ आर्चरी। पृथ्वीराज चौहान को राज्य सिंहासन मिला था 1177 में, जब उनकी उम्र बस 11 साल थी। उनका किंगडम थानेसर से लेके मेवाड़ तक स्ट्रेच होता था। कुछ ही सालों में पृथ्वीराज ने पर्सनली उनके किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू किया, मगर पावर में आने के कुछ ही वक्त में उन्हें उनके कजिन नागार्जुना ने किए एक रेबेलियन का सामना करना पड़ा। नागार्जुना का कहना था कि सिंहासन पे उनका हक है, ना कि पृथ्वीराज का। इस रिवोल्ट को बाद में ब्रूटली क्रश कर दिया गया था। इसके बाद पृथ्वीराज को उनका अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ा बदानकास पे, क्योंकि वो उनके दिल्ली रीजन के लिए एक परसिस्टेंट थ्रेट थे। इवेंचुअली बिफोर 1182 पृथ्वीराज डिस्ट्रॉयड देम एज वेल। 1182 में जब पृथ्वीराजा ने परमार्दिन देवा चंदेला, द रूलर ऑफ जेजाक भुक्ति, इन्हें डिफीट किया, तब राजा पृथ्वीराज की रेपुटेशन तो बढ़ी मगर उनके दुश्मन भी बढ़ गए, क्योंकि इसके बाद चंदेलास और घाटवालास यूनाइट हो गए और पृथ्वीराज मजबूर हो गए थे टू इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स एंड विजिलेंस उनके साउथ ईस्टर्न फ्रंट पे। जब पृथ्वीराज ऐसे एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे थे तब उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कन्नौज के राजा जयचंद्र के साथ। जयचंद्र ये चाहते थे कि वो पृथ्वीराज के एम्बिशंस और टेरिटोरियल एक्सपांशन को रोके और इसके चलते उन दोनों में बहुत ही इंटेंस और बिटर राइवलरी शुरू हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज और संयोगिता, जो जयचंद्र की बेटी थी, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। पृथ्वीराज रसो के हिसाब से पृथ्वीराज ने संयोगिता को अबडक्ट कर लिया था। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब मोहम्मद घोरी नाम का एक मुस्लिम इन्वेडर प्लानिंग कर रहा था नदर्न इंडिया पे कब्जा करने की, और देखते ही देखते उसने सिंध, मुल्तान और पंजाब को कैप्चर कर लिया था। 1190 के अंत तक मोहम्मद घोरी ने भटिंडा कैप्चर कर लिया था, जो पृथ्वीराज के एम्पायर का एक पार्ट था। अब मोहम्मद घोरी के बॉर्डर रेड्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने लगी। दिल्ली के जो चौहान्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इस बारे में पृथ्वीराज को अवेयर किया और पृथ्वीराज ने इमीडिएटली मोहम्मद घोरी के अगेंस्ट कैंपेनिंग शुरू कर दी। तरावरी में 1191 में पहला डिसाइसिव बैटल हुआ। एक तरफ पृथ्वीराज और दूसरी तरफ मोहम्मद घोरी। इस जंग में मोहम्मद घोरी बहुत सीरियसली जख्मी हो गया था और उसकी फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ा था, और इसके बाद पृथ्वीराज ने घोरी को माफ भी कर दिया था। मगर 1192 में मोहम्मद घोरी ने फिर से तरावरी में जंग छेड़ी, मगर इस बार एक बड़ी आर्मी के साथ, जिसमें पर्शियंस, अफगान्स और तुर्क्स भी शामिल थे। इसके जवाब में पृथ्वीराज ने भी एक बड़ी आर्मी इकट्ठा की, मगर उनकी पोजीशन वीक हो गई थी बिकॉज ऑफ इन फाइटिंग विद इन द राजपूत कैंप। तरावरी का दूसरा युद्ध और भी ज्यादा टैक्टिकल था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को मोहम्मद घोरी के आर्मी ने डिफीट कर दिया था विद द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ हेवी कैवलरी। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज को कैप्चर किया गया और बंदी बना दिया गया था। कहते हैं कि 1206 में मोहम्मद घोरी गजनी वापस जाता है पृथ्वीराज और उनके कुछ जनरल्स को लेकर, और यहाँ पृथ्वीराज को अंधा करके बंदी बना दिया जाता है। चांद बरदाई, जो पृथ्वीराज के कोर्ट में पोएट और उनके प्रीस्ट थे, इन्हें भी पृथ्वीराज के साथ गजनी ले जाया गया था और वो वहाँ घोरी के ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाते हैं। बाद में वो घोरी को एडवाइस करते हैं कि जो एक आर्चरी कंपटीशन होने वाला है वो उसमें पृथ्वीराज को पार्टिसिपेट करने दे। इस प्रतियोगिता के चलते जब पृथ्वीराज और चांद बरदाई मैदान में होते हैं तब चांद बरदाई एक सीक्रेट कोड रिसाइट करते हैं जो सिर्फ पृथ्वीराज को समझ में आता है। इस सीक्रेट कोड वर्ड के जरिए चांद बरदाई पृथ्वीराज को कुछ दूरी पे बैठे हुए घोरी की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, और जैसे ही पृथ्वीराज को शूट करने का सिग्नल मिलता है वो उस डायरेक्शन में एम करके एरो से घोरी का गला चीर देते हैं। और लास्ट में पृथ्वीराज और चांद बरदाई ने एक दूसरे को स्टैप कर दिया था ताकि उन्हें इसके बाद कोई टॉर्चर न कर पाए। पृथ्वीराज के कोलैप्स के बाद नदर्न इंडिया में मुस्लिम कंट्रोल आ जाता है विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। 1192 में पृथ्वीराज की डिफीट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इन द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
कृष्णदेवराया, known for promoting literature, arts and architecture. कृष्णदेवराया का जन्म हुआ था 17 जनवरी 1471 में and he reigned on the विजयनगरा empire from 1509 to 1529. वो तुलावा डायनेस्टी के तीसरे मोनार्क थे और कंसिडर किए जाते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो राजा तुलुवा नरसा नायका और उनकी रानी नागामांबा के बेटे थे। उनकी दो पत्नियां थी, रानी तिरुमला देवी और उनकी एक रॉयल डांसर देवी। उनकी दो बेटियां थी और एक बेटा था। इस्लामिक दिल्ली सल्तनत के गिरने के बाद कृष्णदेवराया ने रूल किया था इंडिया के लार्जेस्ट एम्पायर पे। उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा, बहामनी सल्तनत एंड द गजापतीस ऑफ ओडिशा के रूलर्स को डिफीट किया और बन गए वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट हिंदू रूलर्स इन इंडिया। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक्सपांशन और कंसोलिडेशन से जाना जाता है। जब मुगल एम्पायर बाबर एक असेसमेंट कर रहे थे नॉर्थ इंडिया के रूलर्स का, तब बाबर ने कहा था कि कृष्णदेव राया सबसे एक्सटेंसिव एम्पायर के साथ सबसे पावरफुल किंग है इंडिया के। इस समय दो पोर्टुगीज ट्रैवलर्स डोमिंगो पैस और दुआर्ट बारबोसा ने विजयनगरा विजिट किया और उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कृष्णदेवराया सिर्फ एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन आर्मी जनरल भी थे जो किसी भी युद्ध में उनकी आर्मी को सामने से लीड करते थे और जो जख्मी सैनिक थे उनकी देखभाल करते थे। काफी बार कृष्णदेवराया अचानक बैटल प्लान्स भी चेंज कर देते थे जिससे वो एक लूजिंग बैटल को जीत जाते थे। कृष्णदेवराया के सबसे खास जो मिनिस्टर्स थे वो थे उनके प्राइम मिनिस्टर तिम्मारुसु, जिन्हें वो एक फादर फिगर मानते थे, और दूसरे थे तेनाली रामकृष्ण। कृष्णदेवराया को बहामनी सल्तनत से, ओडिशा के गजापति से, पोर्टुगीज से कांस्टेंट थ्रेट रहता था और काफी कॉम्प्लेक्स अलायंसेस और 5 डेक्कन सल्तनत के साथ कंटिन्यूअस वॉर के बाद भी ही अचीव्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज। उनकी ग्रेटेस्ट विक्ट्री में से एक थी, वो थी जब कृष्णदेवराया ने रायचूर फोर्ट को कैप्चर किया था 19 मई 1520 को। लेकिन इस सीज में 16,000 विजयनगरा सोल्जर्स मारे गए थे। 1524 में कृष्णदेवराया ने उनके बेटे तिरुमला राया को क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया था, मगर तिरुमला राया को बाद में मार दिया गया था पॉइजन करके। कृष्णदेवराया को सस्पेशन था उनके प्राइम मिनिस्टर तिम्मारुसु पर एंड हेंस कृष्णदेवराया हैड हिम ब्लाइंडेड। इसी के चलते कृष्णदेवराया बेलगाम पे एक अटैक प्लान कर रहे थे जो कि आदिल शाह के पोजीशन में था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई 1529 में। उन्हें सक्सीड किया उनके भाई अच्युत देवराया ने। महाराणा प्रताप, known for Battle of हल्दीघाटी and resistance to मुगल कॉन्क्वेस्ट। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 1540 में हुआ था। उनके माता पिता थे उदय सिंह II और जयवंता बाई। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के 54th रूलर बने थे और इन्हें जाना जाता है फॉर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द मुगल एम्परर अकबर। महाराणा प्रताप ने रिफ्यूज कर दिया था टू सबमिट टू द मुगल्स। उनकी अर्ली लाइफ में उनके जो स्टेप ब्रदर थे जगमल, उन्हें किंग बनना था मेवाड़ का, मगर वहाँ के नोबल्स और हायर अथॉरिटी ने महाराणा प्रताप को सपोर्ट किया क्योंकि उनके हिसाब से वो एक बेहतर शासक थे मेवाड़ के लिए। महाराणा प्रताप का शासन समर्पित था अकबर के एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज को रेजिस्ट करने में, मगर 18 जून 1576 में इस रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया गया था हल्दीघाटी की जंग में, जहां महाराणा प्रताप ने 3000 कैवलरी और 400 फिल आर्चर्स की एक फोर्स लीड की थी मुगल आर्मी के खिलाफ। लेकिन ये आर्मी बहुत छोटी थी कंपेयर टू द मैसिव मुगल आर्मी ऑफ 10,000 लेड बाय राजा मान सिंह। इस जंग में जब महाराणा प्रताप बुरी तरीके से आउटनंबर और घायल हो चुके थे, तब उन्होंने वहां से एस्केप करना ही बेहतर समझा ताकि आगे में वो इस रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रख पाए। महाराणा प्रताप ने काफी सारे सिग्निफिकेंट लॉसेस सफर किए थे, लेकिन मुगल उन्हें कभी कैप्चर नहीं कर पाए। मुगल्स इस बात से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और इस वजह से वो कभी मेवाड़ को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए थे। हल्दीघाटी की जंग के बाद मुगल कमांडर शहबाज खान ने काफी बार मेवाड़ में इन्वेड किया और की मेवाड़ टेरिटरीज जैसे कि कुंभलगढ़ और गोगुंडा को कैप्चर किया। इन लॉसेस ने महाराणा प्रताप को काफी वीकन कर दिया था और उन्हें पहाड़ों की तरफ रिट्रीट करने के लिए फोर्स कर दिया था, मगर इस सब के बाद भी महाराणा ने कभी सरेंडर नहीं किया और उन्होंने पहाड़ों से उनका रेजिस्टेंस जारी रखा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट लीडर, महाराणा प्रताप आर्ट को काफी ज्यादा प्रमोट करते थे। उनके चवंद के कोर्ट में काफी सारे पोएट्स, आर्टिस्ट्स एंड आर्टिसंस के नाम को बढ़ावा दिया जाता था। उनके शासन में चवंद आर्ट स्कूल काफी फ्लरिश हुई थी। महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 को एक शिकार के दौरान इंजरी होने के कारण मृत्यु हो गई थी। मरते वक्त उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह I को कहा कि वो कभी मुगल्स के सामने नहीं झुकेंगे और चित्तौड़ को रिक्लेम करेंगे।
उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड, अनयील्डिंग स्पिरिट और रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द मुगल्स मेड हिम अ लेजेंडरी किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अकबर, नोन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ वास्ट एम्पायर एंड प्रमोटिंग कल्चरल इंटीग्रेशन। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में और वो मुगल एम्पायर की लिस्ट में ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया और उन्होंने मुगल पावर को काफी एक्सपांड किया था अक्रॉस अखंड भारत। उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जिसकी वजह से ही वो दी ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑफ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशंस। कहा जाता है कि अकबर खुद इलिटरेट थे मगर वो स्कॉलर्स, पोएट्स, पेंटर्स एंड म्यूजिशियंस को काफी बढ़ावा देते थे जिससे उनका कोर्ट एक कल्चरल सेंटर बन गया था। अकबर हुमायूं के बेटे थे। हुमायूं को एग्जाइल कर दिया गया था लेकिन 1555 में उन्होंने वापस आके उनका थ्रोन जीता और सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर पंजाब के गवर्नर बन गए थे। 1556 में हुमायूं की डेथ के बाद अकबर ने हेमू को डिफीट किया सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, दिल्ली को सिक्योर करने और उनके लिए राज सिंहासन इंश्योर करने। उन्हें शुरुआत में उनके चीफ मिनिस्टर बैराम खान ने गाइड किया और अकबर ने 1560 में इंडिपेंडेंटली गवर्न करना शुरू कर दिया था। अकबर के शासन में उनके कई सारे सिग्निफिकेंट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस रहे हैं। उन्होंने 1561 में पहले मालवा कैप्चर किया था जो एक की स्टेट था कंट्रोलिंग द रूट टू द डेक्कन। अकबर ने कंसीलिएशन एंड कॉन्क्वेस्ट वाली पॉलिसी अडॉप्ट की थी जहां वो राजपूत प्रिंसेस से शादी करते और उनके राज्यों के रूलर्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रेट करते, लेकिन जो अकबर के खिलाफ जाते अकबर उन्हें बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाते। इसका एक एग्जाम्पल है जब उन्होंने 1568 में चित्तौड़ कैप्चर किया था तब उन्होंने वहां के रहने वालों को मसाकर कर दिया था। अकबर ने 1573 में गुजरात, 1576 में बंगाल और बाद में कश्मीर और सिंध जैसे रीजन्स को भी कैप्चर किया और इससे उनका एम्पायर और एक्सपांड हुआ। फतेहपुर सिकरी का उनका कोर्ट कल्चर को सिंबलाइज करता था। अकबर का शासन उसके स्ट्रेंथ और टॉलरेंस के लिए जाना जाता है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, प्लानिंग, वॉरफेयर टैक्टिक्स, ब्रेवरी, पैट्रियोटिज्म, इंटेलिजेंस, अडेप्टिविटी एंड इवन सेक्युलरिज्म, इन क्वालिटीज की अगर हम बात करते हैं तो मेरे माइंड में बस एक ही नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस मेरी फेवरेट है और तो और इस देश के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लीडर्स है, नोन फॉर फाउंडिंग द मराठा एम्पायर एंड गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। 19 फरवरी 1630 में छत्रपति महाराज का शिवनेर, पुणे में जन्म हुआ था और इस समय भारत में मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था। शिवाजी बिलोंग्ड टू अ मराठा फैमिली ऑफ द भोसले क्लैन। Shivaji's father, Shahaji Bhosle, was a Maratha general who served the Deccan Sultanate. His mother was Jizabai, daughter of Lakhoji Jadhav Rao of Sindhkhed. Shivaji started his struggle at the age of 16 and with time became a master of war tactics and guerrilla and navy warfare. Chhatrapati Shivaji Maharaj was an immensely clever king who outsmarted overwhelmingly big enemies with his guerrilla tactics. उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की जहाँ लोगों को सेफ एंड प्राउड फील होता था। छत्रपति शिवाजी और उनके बाकी के जो ऑफिशियल्स थे, they always stood for what was right and उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि तुम्हारी आर्मी बड़ी होने से या तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस होने से वॉर्स नहीं जीते जाते। छत्रपति शिवाजी रिवॉल्यूशनाइज्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। और मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत छोटा पड़ जाएगा इफ वी स्टार्ट डिस्कसिंग छत्रपति शिवाजी महाराज इन डिटेल। इसीलिए जल्दी हम महाराज की लाइफ पे बेस्ड एक डिटेल्ड और यूनिक वीडियो के साथ वापस आएंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली उनकी लाइफ और उनके वॉर टैक्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू वोक्सपीयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can. Also follow me on Instagram to indulge in extensive discussions on similar topics. Links are in the description. And finally, take care, stay tuned, and I'll see you soon in the next one. Adios.